हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके द्विमयी क्लासेस या डीसी क्लासेस में बहुत ही जानदार शानदार स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये सामान्य ज्ञान जीके टॉप 115 क्वेश्चन, फिलहाल तो इसमें 120 क्वेश्चन के अबव है, लेकिन आपको 2 4 5 क्वेश्चन कम बताकर ही ये क्लास दी जा रही ताकि आपको इसका बेनिफिट अच्छे से मिल सके। दूसरी चीज ये किसके ओरिएंटेड है, किस एग्जाम के लिए? आप यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं, आरओ एआरओ के लिए देख सकते हैं, आप आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हैं देख सकते हैं, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं देख सकते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए, यूपी एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए, यूपी होम गार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए। इतने आपके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अलग अलग कई प्रकार के एग्जाम इसके अंतर्गत कंडक्ट कराए जाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको वो लेवल हम देंगे जो यूपी पीसीएस वाला होगा, आरओ वाला होगा, आरआरबी वाला होगा, एसएससी वाला होगा। अब एक जगह आपको ये सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वो है आपका द्विमयी क्लासेस, या इसी को शॉर्टकट में अगर हम लोग कहते हैं डीसी क्लासेस। क्या कहेंगे? डीसी क्लासेस। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लें, चैनल को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये छोटी सी आपसे विनती है। ये क्लास हो सकता है आपकी हर रोज ऐसे ही सामान्य ज्ञान, किसी दिन हिंदी लेकर आएंगे 80 क्वेश्चन, टॉप 80 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक के उठा करके, जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपी के जितने भी एग्जाम है जहां पर हिंदी आती है उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। और जिनको इसका लाभ मिल रहा है वो कमेंट में छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है ना, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बढ़िया टॉप क्लासेस क्वेश्चन दिए जाए, टॉप क्लासेस पहुंचाई जाए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है, जो कल वाली क्लास थी उसकी भी दे दी गई, आगे इसकी भी दे दी जाएगी क्लास के बाद। ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इतिहास के, भूगोल के, है ना, पॉलिटी के, साइंस के, पर्यावरण के। आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो हमने छोड़ रखा हो, जो आपको ऐसा महसूस कराए कि नहीं ऐसा इस वाले टॉपिक के नहीं। और भी आपकी रचनाएं भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। बस आपको धैर्य पूर्वक इस क्लास को देखना है, समझना है और अपने आंसर्स लिखना है और बताना है कि आपको 120 क्वेश्चनों में कितने सही आंसर से निकले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 या 78 ईस्वी में हुआ था? आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर आपके समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर आपको अगर मतलब पहला है तो आप क्या बोलोगे? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। आगे आते हैं, कनिष्क के शासनकाल में एक बौद्ध संगीत हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी, है ना? तो आपको बताना है कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी, कब हुई थी, कहां पर हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। पहला आंसर का कमेंट करना है। भारत का राष्ट्रीय पांचांग किस संवत पर आधारित है? बताएंगे, कली संवत, शक संवत, विक्रम संवत या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जल्दी से। तो आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त को? किसको दिया जाता है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, 319 से लेकर 320। आगे आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया था या किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, कहा गया शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के लिए, हूणों को परास्त करने के लिए क्यों जाना जाता है? तो आप कहेंगे किसको जाना जाता है? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में कराया था। किसके लिए? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, हूणों को परास्त करने के लिए किसे जाना जाता है? किससे जाना जाता है? तो क्या बोलोगे, किसको जाना जाता है?
हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में या हूणों को परास्त करने वाले किस शासक को जाना जाता है? हूण, हूण जो हुआ करते थे हूणों को, बताओगे तो क्या कहोगे? स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त को जाना जाता है। किसको? स्कंद गुप्त को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, बहुत ध्यान से पढ़ना। शक संवत 78 से आरंभ हुआ। कहा गया गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1900 सन आपके 1192 से प्रारंभ हुआ। अब आपको बताना है सही आंसर क्या निकलेगा। आपके समक्ष चारों ऑप्शन है, पहले में ए बी, दूसरे में 3 4, तीसरे में 1 2 3, चौथे में 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे? ओके, डन है। मैं ऊपर करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, देखिएगा। हाँ, जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आप हमें बताओगे तुरंत। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3। चौथी बात आपकी एकदम गलत है। भारत में मुसलमान शासन का युग कब से शुरू माना जाता है? कब से शुरू माना जाता है? तो क्या बोलोगे? पहली बात जल्दी से क्या होगा सही आंसर्स? आप कहेंगे 1 2 3 सही होगा। कौन सा 1 2 3? ये वाली बात गलत है। भारत में मुस्लिम शासन की ठोस शुरुआत 12वीं सदी के अंत में मिलती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, या पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? अपने राज्याभिषेक या राज्याभिषेक या सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में करवाया था। क्या बोलोगे? बैठने के उपलक्ष्य में करवाया था। ध्यान है कि नहीं? कहा गया हर्ष हर्ष संवत की स्थापना की थी। इन्होंने अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे थे। कहां पर? थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे थे। फिर वहां से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहां लाए थे? कन्नौज लेकर आए थे। ठीक है, कन्नौज। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो आपके कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? सॉरी, कलचुरी संवत बताएंगे। कलचुरी संवत कौन सा कहलाता है? बताओगे सही आंसर से क्या होगा? सही आंसर से आपका क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे त्रैकूटक संवत कहलाता है। क्या? त्रैकूटक संवत कहलाता है। कलचुरी संवत को कलचुरियों द्वारा प्रमुखता से उपयोग किए जाने के लिए इन्हें आपके कहा गया त्रैकूटक संवत के नाम से जाना जाता है। कौन से? त्रैकूटक संवत के नाम से। बहुत सी जगह इसे कलचुरी चेद संवत कहा जाता है। क्या? कलचुरी, अरे कलचुरी, कलचुरी चेद संवत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद करके रखना है। इसको भी क्या करके रखना है? याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो आप क्या है कहेंगे? विक्रमादित्य ने 1076 ईस्वी में सिंहासन रोहण के अवसर पर किया था, या राज्याभिषेक के, या सिंहासन रोहण के समय। ठीक है, विक्रमादित्य आपके छठवें ने किया था। किसने? विक्रमादित्य छठवें ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? नए संवत चलाने का यश प्राप्त किसको है? तो आप कहेंगे लक्ष्मण सेन जी को है। किसको है? लक्ष्मण सेन जी को है। ठीक है ना? तो नया संवत लक्ष्मण सेन जी ने कौन सा नया संवत चलाया था? क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे सेन। बंगाल के सेन राजवंश के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने राज्यारोहण के उपलब्ध में
है ना, कि लक्ष्मण संवत, कौन सा संवत चलाया था? लक्ष्मण संवत, लक्ष्मण संवत इसका नाम है। तो किसने चलवाया था? तो आप कहेंगे लक्ष्मण संवत ने चलवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931, 2066, 1952, 1987, कौन सा होगा? बताओगे कौन सा होगा? 2009 में शक संवत का वर्ष कौन सा होगा? तो आप कहेंगे 1931, कौन सा? 1931 होगा। कौन सा रहा है? 1931 रहा है। ठीक है ना, ठीक है, आओ दो भाई। शक संवत, कौन सा शक संवत का वर्ष पूछा गया था? 1931। रट लीजिएगा, या रटना शब्द गलत लगता है तो याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत के में रूपांतरण करने का मान होगा कितना? बताएंगे। 2070 ईसा पूर्व, 2070 ईस्वी, 2013 ईसा पूर्व या 2013 ईस्वी? 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने को 2070 ईसा पूर्व माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 2070 ईसा पूर्व माना जाएगा। यहां तक की बातें समझ में आई? बिल्कुल आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1784 का फिक्स्ड इंडिया एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट? तो आप क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा अपनी समिति या परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस वाले, आरओ एआरओ वाले, कोई भी जीके जीएस आप पढ़ना चाहते हो, जीएस पढ़ना चाहते हो, सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हो, तो ये टॉप टाइप के क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। आपको आप करोगे आप फंसोगे। यूपी पीसीएस वाले करेंगे, आरओ एआरओ वाले करेंगे, यूपीएसआई वाले, यूपी ट्रिपल एससी वाले, आरआरबी वाले, एसएससी वाले, बैंक वाले, जो भी करना चाहते हैं आप करके देखिएगा। आप इन क्वेश्चनों पर फंसोगे और आपको लगेगा कि ये नए क्वेश्चन टाइप में है कुछ, तो आप इन क्लासों को ध्यान से देखें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर करते चलें। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, कब और किसके द्वारा? 1885 में, 1875 में, 1876 में, या 1858 में? तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को एक भव्य दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री क्या कहा गया था? भारत की सामग्री कहा गया था। सही है क्या? तो 1876 में, ठीक है ना, 1876 में। ठीक है, या कैसर ए हिंद घोषित किया? क्या आप कहेंगे? कैसर ए हिंद घोषित किया गया था, कैसर ए हिंद घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन दिल्ली दरबार कब? तो 1 जनवरी। यह उपाधि कब दी गई थी? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। किसके द्वारा? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। किसके द्वारा? 1876 के द्वारा 1877 में दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन से पूरा किया गया या पूरा किया गया था? बताएं। कहा गया रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व आपके यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बताओगे क्या मिलेगा? क्या मिला था? क्वेश्चन आपका अगला है। तो आप कहेंगे देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, यही कहा गया था, देसी रजवाड़ों की प्रति कहा गया विलय की नीति को त्याग और उनके अधिकार या क्षेत्र को सुरक्षित रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं।
मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार कब आया, किसके द्वारा लाया गया? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता। तो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं जाना जाता, आप बताएंगे। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो भी, तो आप कहेंगे पृथक निर्वाचक प्रणाली लाई गई थी। क्या पृथक निर्वाचक प्रणाली लाई गई थी? सही है क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल शुरू किया गया, जिसके कारण मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक क्या कहा गया? आप कहेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, मिंटो को। अगर पूछ लिया जाए इसका क्वेश्चन का आंसर तो ये भी बताना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920? क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे 1909 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1909 में, ठीक है। 1909 में पारित किया गया था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत इसी से हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? निम्नलिखित में से किस विद्वान का कथन है? बताएंगे? कोई है क्या जो बता सकता है? कोई है क्या जो इसके बारे में बता सकता है? चलो बोलो भाई, फटाफट बोलो। अगर आप में से कोई इसका सही आंसर दे, कहा गया कार्ल शावर, या आपके एच जे मैकिंडर, एन जे आपके साइप साइप कहा गया आपके स्पाइक मैन, या आपके डी एच टिल्सी विटल्सी। बताओगे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका आप में से कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा? किसी को पता है कि नहीं? तो आप कहेंगे कार्ल शावर ने। किसने कहा था? कार्ल शावर ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे डेविस को, पेसल को, पेंक को, या हट्टन को? तो आप कहेंगे विलियम मॉरिस डेविस होंगे क्या? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता या जनक मुख्य रूप से अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम मॉरिस डेविस को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम मॉरिस डेविस को जाना जाता है, ठीक है ना। आ जाओ भाई, डेविस को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रश्न है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद के विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो कौन होंगे? पीछे वाली क्लास में भी मैंने ग्रिफिथ टेलर बता रखा है, ये पीछे वाली क्लास में भी था, ग्रिफिथ टेलर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? बताओगे कौन होगा? आप कहेंगे एच एच बैरोज। एच एच बैरोज भूगोल को मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित करने वाले अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। कहां के? अमेरिका के हैं, ठीक है ना। इन्होंने 1922 में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के सामने अपने अध्यक्षीय भाषण में मानव भूगोल की मानव पारिस्थितिकी है कहकर भूगोल को मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अध्ययन में रूप दिया था। आगे बढ़ते हैं। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? किसको आते हैं ये क्वेश्चन? थेल्स को, टालमी को, स्ट्रेबो को, या आपके थियोफ्रेस्टस को? और आप बताओ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं? आप कहेंगे यस, ये आरओ आपके एसएससी में, आरआरबी में पूछे जा रहे हैं लगातार, है ना। यूपीएसआई में आएंगे तो आप कहेंगे थेल्स के हैं। जब आते हैं तो हम सब क्या करते हैं? ऐसे बक्का जैसे खड़े हो जाते हैं
कि काश पहले से कहीं पढ़ाया गया होता। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका होगा? कथन किसका होगा बताओगे क्वेश्चन? तो आप क्या बोलोगे? जीन ब्रुन्स का, जीन ब्रुन्स का, ठीक है ना, जीन ब्रुन्स। क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन फ्रांसीसी, कहां के हैं? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी भूगोलविद्ता है, भूगोलविद्ता है, ठीक है ना, याद रखना इनको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नए टाइप के लगेंगे लेकिन लल्लन टाइप क्वेश्चन है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहते हैं? क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रीटर को। किसको कहते हैं? कार्ल रीटर को, ठीक है ना। तो आपके क्षेत्रीय भूगोल का पिता या जनक कार्ल रीटर को कहा जाता है। रीटर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। 19वीं सदी में प्रदेशों के अध्ययन और क्षेत्रीय भूगोल के दृष्टिकोण को विकसित करने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको माना जाता है या कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं? आगे बताओगे, किसे कहेंगे? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो क्या बोलोगे? कहा गया ब्लास, हम्बोल्ट, कार्ल रीटर या जीन ब्रुन्स। तो आप कहेंगे कार्ल रीटर को। किसको? कार्ल रीटर को, ठीक है ना, कार्ल रीटर को, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए मानव भूगोल के संस्थापक और किसको कहा जा सकता है, तो फेडरिक आपके रिटजेल को, फेडरिक रिटजेल को, ठीक है ना, जेल को, इनको भी माना जाता है कहीं कहीं पर। वैसे तो कार्ल रीटर सबसे अधिक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कार्ल रीटर, ठीक है। आओ दो भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन होगा? क्या बोलोगे? कहा गया ब्लास, आपके यहाँ कहा गया हंटिंगटन या कुमारी सैंपुल। तो कुमारी सी सैंपुल है। कौन है? कुमारी सैंपुल या कुमारी से सैंपल, ऐसे इन्हीं को एलन कुमारी सी सैंपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, याद रखना। याद रखोगे क्या? याद रखना पड़ेगा। आप कोशिश करिएगा, आपको याद होंगी, याद होंगी चीजें, ठीक है। आप कोशिश करिएगा, आपको चीजें याद होंगी। आगे आते हैं, चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है पैगंबर मोहम्मद से। किससे आता है? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? बताओ भाई। अब ये इतना सरल सा क्वेश्चन है कि आपको इसका आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। कब? 570 71 ईस्वी अरबी कैलेंडर के अनुसार। कहा गया रबी उल अव्वल माह में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। कहां पर हुआ था? मक्का शहर में हुआ था, ठीक है ना, मक्का शहर में हुआ था, ठीक है, ठीक है। इनकी माता का नाम अमीना था। क्या था? अमीना, यहां गलत नहीं होना चाहिए। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला था, ठीक है ना, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, ठीक है। इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। कहां पर हुआ था? मक्का में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आता है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कब कहां हुआ था? 1449, 1453, 1469 या 1499 में? तो आप कहेंगे 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1469 को। कहां पर? तो कहा गया कार्तिक पूर्णिमा को राय भोई की तलवंडी, जो वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। कहां पर है? ननकाना, ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। पता है कि नहीं पता है आपको ये सारी चीजें? ठीक है। इनकी माता का नाम आप कहेंगे तृप्ता देवी था। क्या? तृप्ता देवी। पिता का नाम मेहता कालू जी, पिता का नाम मेहता
कालू जी था, कालू जी किसके, गुरु नानक के पिता का नाम, ठीक है, गुरु नानक के पिता का नाम। आगे बढ़ते हैं। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, किसकी शिक्षा चैतन्य ने दी थी, बताएंगे। भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, सूफी मत की। चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप से किसकी, तो कृष्ण भक्ति, प्रेम और हरि नाम संकीर्तन या आपके हरि कृष्णा महामंत्र की, तो किसकी दी थी, भक्ति की। क्या बोलोगे, भक्ति की, ठीक है ना। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे भक्ति की। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु की बात कही गई है। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक के शिष्य का क्या नाम था, लहना, आगे चलकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कौन, अंगद, गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है ना। गुरु नानक देव जी के जो प्रिय शिष्य भाई लहना से, है ना, आगे चलकर गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपनी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर 1539 ईस्वी में अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया और उन्हें अंगद, मेरा अपना अंग नाम दिया था, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने गुरुमुखी लिपि को व्यवस्थित और लोकप्रिय बनाया था। कौन सी, गुरुमुखी लिपि को व्यवस्थित और लोकप्रिय बनाया। क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया, ठीक है, लोकप्रिय बनाया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्यागराज कौन थे, राजनीतिक, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ या नृतक। त्यागराज दक्षिण भारतीय कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के महानतम रचनाकार, गायक और साधु थे। तो क्या बोलोगे, संगीतज्ञ थे। क्या थे, संगीतज्ञ थे, ठीक है ना। त्यागराज जी, इनका जन्म 1767 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के आपके तरवारू में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो संगीत के लिए बहुत जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन, पुरंदरदास। तो क्या बोलोगे, संगीत की दुनिया में, किसकी दुनिया में, संगीत की दुनिया में। अब बताओगे भाई क्या होगा सही आंसर से, बोलेंगे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सही आंसर से आप खोजिएगा। रहीम सेन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, रहीम सेन जी को। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। गुरु नानक का जन्म कब होता है, गुरु नानक बता दिया है। गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था, वास्तविक नाम कहा गया अंगद, लहना, नानक या नरेंद्र नाथ। तो क्या बोलोगे, नानक था, नानक, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी का वास्तविक और बचपन का नाम नानक था। वे सिखों के प्रथम और संस्थापक थे। उन्हें प्यार और सम्मान से बाबा नानक या नानक देव के नाम से, बाबा नानक, बाबा नानक या नानक, नानक देव के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था, तो आप बोलोगे 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। कहां पर हुआ था, तलवंडी, अब जो आपके ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इनकी बहन का नाम नानकी था, नानकी, नानक, नानकी, ठीक है ना, नानकी था। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम, आरओ का पेपर, एआरओ का पेपर, आरआरबी का पेपर, उठाकर देखना आया है क्या, यूपीएसआई का पेपर, पीबीएस ईयर लगा रहे हो ना, यूपी पुलिस का पेपर लगेगा कि पूछा गया। राम तनु पांडे था। क्या था, राम तनु पांडे था, सही है क्या। तानसेन का मूल नाम, वे ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। तानसेन प्रसिद्ध अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। उन्हें अपनी गायन प्रतिभा के लिए जाना जाता था। उन्हें मियाँ की उपाधि दी गई थी। किसकी, मियाँ की, मियाँ की उपाधि। किसके दरबार में थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, अकबर के 9 रत्नों में से एक। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध के जन्म को क्या कहा जाता है, बताएं भाई। सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त या विशाल दत्त।
तो क्या नाम था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ? तो आप कहेंगे 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब? बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सही है क्या? बताओ भाई। अगर पूछ लिया जन्म स्थान कहां पर है, तो लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहा? नेपाल में, नेपाल में, ठीक है ना। इनके पिता सुद्धोधन थे, जो साक्य गणराज्य के प्रमुख थे। माता महामाया, और इनकी संतान का जो नाम था वो था राहुल। क्या था? राहुल, ठीक है, राहुल। आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही जानना है आपको, इतनी 60 क्लास में। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद शिकागो जाकर कब दहाड़ के आए थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम आपके नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में ये शिकागो गए थे। कहां पर? शिकागो गए थे, अमेरिका में। विश्व धर्म महासभा में अपने संबोधन से सबको समूह मतलब बहुत आकर्षित किया था, ठीक है। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस था। क्या था? रामकृष्ण परमहंस था, ठीक है ना। इनका जन्म अगर पूछ ले, मतलब रामकृष्ण परमहंस, इनका जन्म स्वामी विवेकानंद का बताएंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब होता है और इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताएं, बताओगे तो आप कहेंगे 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके जन्म डेट पर क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब आपको कमेंट करके बताना अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आगे आते हैं। कहा गया है आपके कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। बताओगे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर से बताएंगे आप सभी लोग। कहेंगे कोहू किंग, कोहू किंग है क्या? जल्दी से, कोहू किंग के नाम से जाना जाता था इनको। चलिए क्या बताओगे सही आंसर? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोंग कुई, है ना। इसी को कुंग फू, कुंग फू, ठीक है, कुंग फू के नाम से, कोंग फूजी के नाम से, ठीक है ना। आ जाओ भाई। इनका अरे ये पूछेगा इसलिए रखा है, सबको नहीं पता है। चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का। उड़ीसी उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का, मणिपुर का। कथक उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का? अपने कहां पर? उत्तर प्रदेश का। अच्छा, आप कमेंट करके आपको बताना है क्या कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। इस शास्त्रीय कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की? बताएंगे क्या बोलोगे? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है शास्त्रीय? अरे कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी तो पूरी हमको आधी चाहिए। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। केरल की क्या है? हाँ, अगर पूछ लिया जाए आपकी केरल की शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, कर्नाटक, मतलब सभी शास्त्रीय नृत्य बताएं। चलिए क्या बोलोगे? केरल के, केरल के कथकली, कथकली, और क्या होंगे? मोहिनी अट्टम, अट्टम। मोहिनी का रूप श्री कृष्ण जी ने लेकर के किसको? भस्मासुर को। तमिलनाडु का क्या होगा? भस्म किया था तमिलनाडु का। तो क्या बोलोगे? भरत, भरतनाट्यम। सही है क्या? ठीक है। कर्नाटक का तो वैसे आप लोक कह सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय नहीं है। तो कर्नाटक का यक्षगान है। कौन सा है? यक्षगान, ठीक है, यक्षगान है, ठीक है। आ जाओ भाई। मणिपुर का मणिपुर जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कथक जान चुके हैं, उड़ीसा का उड़ीसी, असम का जान लो भाई, असम का सस्त्रिया, ठीक है। और कौन बचा है? तो ये आपके 8 हो गए शास्त्रीय नृत्य। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया मोहिनी अट्टम में एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो अभी आप मोहिनी अट्टम, तो आप क्या बताओगे? केरल राज्य में हुई। कहां पर हुई? केरल राज्य में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी,
कथकली, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम? तो सबसे ज्यादा कथकली है। मोहिनीअट्टम भी वहीं का है, केरल का ही है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथकली है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आ दो भाई, आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है इसलिए बना दिए गए क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य में। आगे बढ़ते हैं। कथक की उत्पत्ति कहां पर हुई? कथक की उत्पत्ति कहा गया, कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो उत्तर भारत की, या उत्तरी भारत की, खास करके उत्तर प्रदेश की। कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सब कहाँ के होंगे? तो आप बोलोगे केरल के। कहाँ के? केरल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जितना टाइम आप कम ले सको आपके लिए बेनिफिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहा गया एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर। अब बताओगे सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताएंगे एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो विद्युत धारा, कहीं पर आपकी धारा जा रही है क्या? तो क्या बोलेंगे? विद्युत धारा नापने की इकाई है क्या? सभी लोग बताओ भाई, जितने लोग यहाँ पर हैं क्वेश्चन का आंसर देंगे, बोलो क्या होगा सही आंसर? तो आप कहेंगे करंट नापने की, विद्युत धारा या करंट, विद्युत धारा, प्रतिरोध नहीं, विद्युत धारा या करंट नापने की, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्या बोलोगे? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर यहां पर सही होगा, सी इज राइट आंसर। कौन सा? ऐसे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ओके, आगे आता है हम अगला क्वेश्चन, चलिएगा। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या होगी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्कि लगा लो। तो आप क्या बोलोगे? कहा गया आपके रिमर स्केल या एम्पियर, कैंडला या केल्विन? तो आप कहेंगे सही आंसर केल्विन हो गई। एसआई इकाई क्या होगी? तो आप कहेंगे एसआई इकाई आपकी केल्विन, के से दर्शाया जाता है। किससे? के से, के से इसको प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? बताएंगे, बताओगे सही आंसर क्या होगे? किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता, ऐसे लिखो, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई पर व्यक्त की जा सकती है? किस पर व्यक्त की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर्स देंगे, फटाफट आंसर्स देंगे आप। सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे ओम सेंटीमीटर। ये ओम है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है ना, ओम सेंटीमीटर में। ठीक है, ओम सेंट या ओम मीटर भी कह सकते हो, या ओम सेंटीमीटर। ओम मीटर, ओम मीटर है नहीं, ओम सेंटीमीटर में। ठीक है, आ जाओ भाई। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो क्या आप बोलोगे? किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फिर इसको लिखोगे कैसे? तो किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर, है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, क्या सही होगा? प्रकाश वर्ष अति शीघ्र, अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। बताए कौन सा कथन सही होगा? 1 2 3, 1 2 2 3 या केवल एक? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। बताएंगे सही आंसर क्या होगा?
अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, तो केवल एक बात सही है, कौन सी? ऑप्शन नंबर डी, है ना। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल, न्यूटन मीटर, वाट घंटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो किलोग्राम आपके मीटर पर सेकंड कैसे होगा, है ना। आपके जूल ऊर्जा का मात्रक पूछा गया ना, ऊर्जा का मात्रक पूछा गया, तो क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक नहीं है, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर सही आंसर होगा। क्या क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? सॉरी 23 कह रहे हैं, हाँ यहाँ पर आपको बताना है। तो आप कहेंगे न्यूटन मीटर भी तो सही है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो एक बार चल भी जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर जूल के समतुल्य कार्य ऊर्जा का मात्रक माना जा सकता है, माना जा सकता है भाई, माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी ना हो करके यहाँ पर डी लगाओ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बल्कि ये बल का मात्रक होगा। किसका? बल का मात्रक। ठीक है, पकड़ लो भैया। ठीक है, पुस्तकों में भी गलत है तो आप पकड़ के चलो, आपको सही दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप स्वयं हमको बताएं। ठीक है, कहा गया दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या होगी? कैंडला, मोल, एम्पियर या केल्विन? तो आप कहेंगे कैंडला। कौन सा होगा? कैंडला। ठीक है, एसआई मात्रक इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सीडी से। कैंडला सीडी से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, बताओगे? जूल, वाट, टार, न्यूटन। तो टार क्या होगा? इसको इंग्लिश में अगर लिखोगे TORR, टार की मात्रा दाब मापता है जिसे एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापा जाता है। पास्कल दाब प्रतिफल और यंग मापक की इकाई है। टार भी दाब मापने की एक प्रचलित इकाई है। क्या है? टॉर। ठीक है ना, टॉर। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या होगी? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, रेडियन या केल्विन? तो क्या बोलोगे? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, रेडियन या केल्विन? तो आप कहेंगे केल्विन इकाई होगी। ऊष्मागतिकी मापन की एसआई इकाई केल्विन है। इसे के से डिनोट करते हैं। किससे? के से। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किससे मिलान करना है? सूची 1 को सूची 2 से। कहा गया उच्च वेग, तरंग दर, दाब, ऊर्जा, मैक, स्ट्रॉन्ग, पास्कल, जूल। अब मिलान करके बताओ किसका कौन सा मात्रक होगा? किसका कौन सा मात्रक होगा? जल्दी से आप लोगों को करना है। ठीक है, जल्दी से आप लोगों को करना है। तो क्या बोलोगे? उच्च वेग का मैक होता है, तरंग दैर्घ्य का स्ट्रॉन्ग होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। 1 2 3 4 सही होगा। क्या सही होगा? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, वह सर्वप्रथम किसने कहा? बताएं, यह सर्वप्रथम किसने कहा? किसने कहा? तो आपके महर्षि कनाद ने कहा था। किसने कहा था? महर्षि कनाद ने कहा था। ठीक है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम प्राचीन भारतीय दार्शनिक कनाद जी ने कहा था। किसने? कनाद जी ने। लो भैया, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृत तत्वों में, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे तत्वों में मिलता है। किसमें मिलता है? तत्वों में। तो प्राकृत तत्वों में मिलता है या तत्व में मिलता है। ठीक है, एक ही प्रकार का परमाणु तत्व से मिलता है। तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है
मणिक, नीलम, पन्ना, हीरा में कौन सा एक तत्व है? क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, क्या है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, तांबा, तांबा, आपके ऑक्सीजन, सोना, मैग्नीशियम एक तत्व है, क्या है ऑक्सीजन, सोना, मैग्नीशियम, ये सब क्या है एक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवाज आवाज वगैरह सब अच्छे से आती है, ये भी कमेंट कर दिया करो। शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम, बालू। शुद्ध तत्व कौन सा है? क्या बोलोगे? आप कहेंगे शुद्ध तत्व सोडियम है। कौन सा है? सोडियम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कोयला है तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल? बताओ भाई। तो कोयला मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे विभिन्न तत्वों और कार्बनिक यौगिक का मिश्रण है, लेकिन है क्या? तत्व है। क्या बोलोगे? विभिन्न, है ना, तत्वों और कार्बनिक यौगिक का एक मिश्रण है ना। तो यौगिक भी है और इनका मिश्रण भी है, तो मिश्रण कह सकते हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं, तत्व पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? तत्व। आगे बढ़ते हैं। हीरा है, हीरा है, हीरा क्या तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है? क्या है हीरा? अभी आपको बताया गया हीरा क्या है, तो हीरा एक तत्व है, हीरा तत्व है, ना कि यौगिक या मिश्रण है। क्या होगा? हीरा एक तत्व है। क्या है? हीरा एक तत्व है। हीरा पूरी तरह से केवल कार्बन परमाणुओं से बना होता है, इसलिए यह एक तत्व है। आगे बढ़ते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हीरा, संगमरमर, रेत या बालू, मणिक। अब बताएंगे हीरा क्या है, तो हीरा तो कार्बन है भैया। क्या बोलोगे? कार्बन है। सही है क्या? ठीक है, कार्बन है। और आप क्या बोलेंगे? संगमरमर क्या है? संगमरमर में कैल्शियम है। रेत, बालू, रेत में क्या होगी, तो आप कहेंगे सिलिकॉन होगी। मणिक एल्यूमिनियम से है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पकड़ लो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, आरओ की वैकेंसी आने वाली है आप सभी के बीच में, है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आरओ की आती है, उसके लिए भी तैयार हो जाओ, कमर कस लीजिएगा। आगे आते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तत्व, यौगिक, मिश्रण या ठोस? तो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आप बोलोगे कि यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। यह हमेशा एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। तो आप क्या बोलोगे? पहली बात सही नहीं, इसमें निश्चित मात्रा होती है, ठीक है। क्या बोलेंगे? यौगिक पदार्थों की मात्रा संयोजन कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होने के लिए मिलाया जाता है। तो पहली बात ही गलत है भैया, पकड़ना सीखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? पारा, पीतल, रेत, हीरा। पारा, पीतल, रेत, हीरा, यौगिक कौन सा है? पारा, पीतल, रेत, हीरा। तो आप कहेंगे रेत, ठीक है। रेत कौन सी होगी? रेत। यौगिक कौन सा है? तो रेत है, रेत, ठीक है ना। रेत मुख्य रूप से सिलिकॉन और डाइऑक्साइड का बना होता है, जो एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? स्टील, ओजोन, वायु, अमोनिया। तो अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ भाई, है ना। अमोनिया एक क्या यौगिक है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। कौन सा है?
तो अमोनिया, अभी बताया आपने, क्या बताया, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, है ना। टॉप क्वेश्चन अगर नाम दिया है तो टॉप क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके दे रहे हैं, टॉप क्वेश्चन आपको क्या करके दे रहे हैं, सेलेक्ट करके दे रहे हैं, तो पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लीजिएगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आगे आते हैं, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्ग की, बोलोगे तो वर्ग की क्या कहलाता है, पौधों को वैज्ञानिक नाम देने वाले को क्या कहते हैं, तो वर्ग की कहते हैं, वर्ग की, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है भैया, हमको तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, आरआरबी में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन, तो क्या बोलोगे, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका, तो आप कहेंगे फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता फ्रूटिकल्चर, पोमोलॉजी को फ्रूटिकल्चर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रूटिकल्चर, कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, अरे भाई ये कल्चर है, हाँ कल्चर, ठीक है। अगर अगर आपसे पूछा जाए स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी और पेडोलॉजी में किसका किसका अध्ययन किया जाता है, कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। आप सभी लोगों से जितना कुछ पूछा जा रहा है उसको आप कमेंट करके जरूर बताना सीखें, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहलाता है, या पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे आपके पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी, ठीक है ना, पेलिनोलॉजी, सही है क्या, क्या बोलोगे, पेलिनोलॉजी, पराग कणों के अध्ययन को आपके परागणु विज्ञान कहा जाता है, क्या, पराग, आप कहेंगे परागणु विज्ञान भी कहा जाता है, या इसी को पेलिनोलॉजी भी कहा जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो क्या बोलोगे, माइकोलॉजी में कवक का, ठीक है, माइकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या बोलेंगे आप लोग, तो फल फूल आदि अभी बताया। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी, क्या बोलोगे, बताएंगे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मनोविज्ञान है ना, कहा गया मन व्यवहार मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आगे आते हैं, संसार में पौधों के वितरण के अध्ययन कहलाता है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, या कहा गया एक्सोबायोलॉजी, या आपके एंथ्रोबॉटनी, संसार में पौधों के वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो प्लांट जियोग्राफी या पादप भूभूगोल कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, जरा आ जाओ भाई, जो इंग्लिश वाले आते हैं, है ना, आज अपना दिखाएंगे, तो आप कहेंगे फाइटोजियोग्राफी कहते हैं, क्या, फाइटोजियोग्राफी। आगे बढ़ते हैं, साग भाजी या साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओलेरी कल्चर, क्या कहलाते हैं, ओलेरी कल्चर, ठीक है। सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, सिल्वी कल्चर, कमेंट करना सरल है, कमेंट करना इनके आंसर्स क्या होंगे, यही क्लास की विद्वता होती, यही क्लास की आपकी बहुत गुणवत्ता है। वार्षिकी वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या गया, ट्रेंडोलॉजी या ट्रेंडोक्रोनोलॉजी, या आपके एनो एग्रोनॉमी, या हॉर्टिकल्चर, तो आप कहेंगे आपके ट्रेंड्रोको, हाँ ट्रेंडो, क्या गया, ट्रेंडोक्रोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। वर्ष की वलयों या वृक्ष वलयों या पेड़ों के वार्षिक वृद्धि परतों के अध्ययन को डेंटोक्रोनोलॉजी, वृक्ष कालानुक्रम विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है, पकड़ लो भाई, वो डंठल वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है,
अब सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों से संबंधित क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कौन सा अध्ययन कहलाते हैं? हॉर्टिकल्चर कहा गया, आपके एनो एग्रोनॉमी, ओरेलिकल्चर, या आपके कहा गया आर्बोरिकल्चर या सिल्वीकल्चर। तो अब बताओगे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे, आप कहें आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। इसी को वृक्ष संवर्धन भी कहते हैं, वृक्ष संवर्धन, ठीक है, हिंदी में वृक्ष संवर्धन, ऐसे आपके आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, बोलो बोलो भाई, क्या बोलोगे? तो क्या बोलेंगे? कहा गया आकार की, वर्ग की, शारीरिक की, या आपके औत की? पादप शारीरिकी कहा जाता है। क्या? पादप शारीरिकी, ठीक है। इसी को प्लांट एनाटोमी कहा जाता है, प्लांट एनाटोमी या पादप शरीर संरचना विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का, शब्दार्थ का, कीट का, या पादप का? तो कवक कहा गया शास्त्र या माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसका? तो आप कहेंगे कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सही है क्या? फफूंद, शब्दार्थ कहां से आ गए? शब्दार्थ, कीट या पादप? बताओ किसका करेंगे, किसका करेंगे? तो फफूंद का। क्या बोलोगे? फफूंद का। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाएगा? पादप विज्ञान की कवक शास्त्र में किसका अध्ययन? तो फफूंद का अध्ययन किया जाएगा। किसका? फफूंद का अध्ययन। पकड़ लो भाई, फफूंद का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, फफूंद का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? अभी बताया था ना, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके। मानो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं? 206। क्या बोलोगे? 206। सबको पता है 206। हड्डियों का कार्य शरीर का ढांचा या कंकाल प्रदान करना है, अंगों की सुरक्षा करना और गति प्रदान करना। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर की है, फीमर है जो जांग में पाई जाती। सबसे छोटी स्टेपीज, आप कहेंगे स्टेपीज कान में पाई जाती। कहां पर? कान में। तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ठीक है। आगे आते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300 या 400? तो आप क्या कहेंगे? लगभग अगर बात की जाए तो 300 प्लस होती हैं, तो आसपास 300 होंगी। कितनी होती है? 300 होती है। वयस्क मनुष्य में 206 होती हैं। आगे बढ़ो। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियों या अस्थियां होती हैं? मनुष्य की केवल खोपड़ी की बात की, खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32, 22? बोलो। मनुष्य की खोपड़ी में मुख्य रूप से 22 अस्थियां होती। कितनी? 22, ठीक है ना। इसमें 8 कपाल हड्डियां जो मस्तिष्क की रक्षा, 14 चेहरे की हड्डियां शामिल होती हैं, और यदि कान की हड्डियां 6 और एक को जोड़ दिया जाता है तो 29 हो जाती है। लेकिन ऐसे कितनी होती है? 18, 14 और 8, तो आपकी 22 हो जाती है। अगर आपकी कान की 6 जोड़ दी जाती है और आपके कहा गया होड हड्डी एक और जो, तो 29 हो जाती है। लेकिन आपको कितना बताना है? केवल खोपड़ी की बताना है, तो 22 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 या 15? तो क्या बोलोगे? जोड़े कितने होते? पसलियां कितनी होती? 24 होती हैं। तो 12 जोड़े कितने होंगे? एक जोड़े में 2 लोग, जैसे पति पत्नी का जोड़ा, माता पिता का जोड़ा, भाई बहन का जोड़ा, है ना, लड़की लड़का का जोड़ा। तो एक जोड़े में 2 लोग होते हैं। तो कितने? तो ऐसे तो 24 होंगे, लेकिन जोड़ा पूछा गया तो 12 होंगे। आगे आते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है गर्दन में, जांग में, जबड़े में या भुजा में? कहां पर होती हैं? बताओ सही आंसर क्या होगा।
शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती, जांग में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? आप सभी लोग जितने लोग क्लास में हैं, है ना, क्लास देख रहे हैं भैया, सेशन को ऐसे ही चिपकाए के देखो, आपको मजा ना आए तो बताना। तो जबड़े में, कहां पर होगी, जबड़े में, ठीक है, जबड़े में। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमर अस्थि कहां पाई जाती है, कहा गया ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है, जांग में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में? बताओगे? बताइए सही आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे ऊपरी भुजा में। कहां पर, ऊपरी भुजा में, ठीक है। कंधे से कोहनी के बीच में पाई जाती है, जहां कंधा है ना आपका, जहां आपकी शर्ट मतलब ऐसे कंधा बना होता है, शर्ट सदती है, तो उसी के ऊपरी भुजा में, ठीक है, ऊपरी भुजा में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताएंगे सही आंसर। जांग की हड्डी, जिसे हम अभी क्या कहते हैं, फीमर, अभी बताए थे ना, जांग की हड्डी। आगे कहा गया टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह? खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह? बताएंगे किसमें पाई जाती है। तो आप कहेंगे टांग में पाई जाती है। किसमें, टांग में पाई जाती है। अच्छे लग रहे हो क्वेश्चन तो आप सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है फ्री में। तो आप किसी की मतलब ऐसे भी वैल्यू नहीं करते हैं, तो आप प्लीज सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला, अब अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, आप सभी लोग बताएं, मिलकर बताएं। तो क्या बोलोगे, 25 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 18 अप्रैल, 27 सितंबर, 10 दिसंबर? तो आप कहेंगे हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हर साल, कब, हर साल मनाया जाता है। 2000 2026 की अभी निकली नहीं, 2025 की थीम बताएंगे। 2025 की थीम, सतत जीवन शैली के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन। सतत जीवन शैली के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन, ये थीम थी 2025 की, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च, 4 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर? तो विश्व डाक दिवस हर वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 9 अक्टूबर को। चलिएगा। तो आप कहेंगे विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आपके डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ भाई, क्या बोलोगे? 4 मई, 17 जून, 14 अगस्त, 3 अक्टूबर? क्या बताएंगे आप लोग, बताएंगे? क्या बताओगे आप लोग, जल्दी बताओ, जो भी बताना है। तो कहेंगे आप 17 जून को मनाया जाता है। कब, 17 जून को। इसी को विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस के नाम से भी जानते हैं। 17 जून को मनाया जाता है। इतिहास, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 17 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। कब किया था? 1997 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर। अरे कहां भाग रहे हो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब कमेंट करो भाई, कमेंट करो, क्या कहोगे? 11 दिसंबर को। कब, 11 दिसंबर को? चलिए आगे आते हैं। तो क्या बोलोगे, 11 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया क्या? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय विरासत दिवस, अंतरराष्ट्रीय नैतिक मूल्य दिवस, अंतरराष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस? तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतरराष्ट्रीय विरासत दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नैतिक मूल्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाएगा? बताएं।
तो अंतरराष्ट्रीय विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को, सही है क्या? जल्दी से बताएंगे। भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। विरोधी दिवस 21 मई को, ठीक है ना। चलो, अंतरराष्ट्रीय नैतिक मूल्य दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को, पकड़ लो पकड़ना चाहते हो तो। यूनेस्को ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था? 8 सितंबर, 18 सितंबर, 18 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो 8 सितंबर को। किसको? 8 सितंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा कर तो देखो, यूपी पीसीएस वाले भी हल हो जाएंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? 2 फरवरी, 2 मार्च, 22 मार्च, 22 मई। अब आपको ये कमेंट करके बताना है इनमें कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, ठीक है। 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि का सम्मेलन हुआ और विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। कब? 1997 में पहली बार। कब? 2 फरवरी 1997 को। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अपना तो फेवरेट क्वेश्चन। 16 सितंबर को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 28 मार्च, 18 सितंबर, 8 सितंबर या 18 मार्च को? तो आप कहेंगे 8 सितंबर को। 1867 में 1967 में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का वार्षिक उत्सव 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, ताकि मतलब अब मनाया जा रहा है कब? 8 सितंबर को 1967 से। चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? या चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। क्या बोलोगे? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पहली बार 1 जुलाई 1991 को डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया गया था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाएगा? बताएं। 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 18 जनवरी, 8 अप्रैल। नौसेना दिवस कब मनाया जाएगा? तो आप बताएंगे नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। थल सेना दिवस कब मनाया जाएगा? थल सेना दिवस तो आप कहेंगे 15 जनवरी को। देखो इसमें है 15 जनवरी, है क्या? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस तो आप कहेंगे 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है और किसकी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है, ठीक है ना, कि जयंती के अवसर पर उनकी याद में मनाया जाता है, ठीक। इन्होंने 565 से अधिक रियासतों को भारत संघ में मिलाकर देश के राजनीतिक एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए मनाया जाता है। सही है क्या? बढ़िया है भाई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 11 मई, 11 जुलाई, 21 अगस्त, 29 मई। तो आप कहेंगे 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को। आगे देखो, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। 10 दिसंबर, 18 दिसंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो आप कहोगे 18 दिसंबर। करके देखो, मजा आएगा क्लास में, उपस्थित रह के पूरी क्लास देखो। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है या कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 जनवरी, 26 मई, 15 अगस्त, 26 नवंबर। तो भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब संविधान दिवस के रूप में इसे कहा जाता है कब? 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर। आगे, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायबिटीज। तो 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन
खोज की थी। इसका उद्देश्य मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके प्रभाव को कम करना है। आगे बढ़ते हैं। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी, 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना। लेकिन 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और यह दिन देश के लिए एक ऐसा घातक था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, ठीक है ना। इसीलिए 1948 में, है ना, 30 जनवरी 1948 को किसने महात्मा गांधी जी की ने हत्या की थी? किसने महात्मा गांधी की हत्या की थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्र पिता की उपाधि किसने दी? सब पढ़ाया है, बताओ भाई, कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं। हर्ष रचित के लेखक कौन है? हर्ष चरित के लेखक कौन है? हरिशेन, बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास। हर्ष चरित, हर्ष चरित के लेखक बाणभट्ट जी हैं। कौन है? बाणभट्ट जी हैं, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए रचयिता भी रखे गए। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास, पाणिनि, शुकदेव, वाल्मीकि। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? पाणिनि जी के। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? रघुवंशम, ऋतु श्रृंगार, मत्स्यकटिकम, मेघदूतम। कौन सी कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? बताएंगे। अब आपको यहां पर सही आंसर बताना है। रघुवंशम, ऋतुराज, मेघ, मत्स्यकटिकम, मेघदूत। बताओ सही आंसर आप में से कितने लोग बता सकते हैं? जिनको आ रहा है वो कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। आप कहेंगे मत्स्यकटिकम। मत्स्यकटिकम किसकी रचना है? तो क्या बोलोगे? शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की है। कमेंट करना, शूद्रक की है। बता दिया वैसे हमने। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला, विधि, राजनीति, चिकित्सा से। चरक संहिता आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। तो क्या बोलोगे? चिकित्सा से, ठीक है। चरक संहिता आचार्य चरक ने संकलित किया था इसे। किसे? आचार्य चरक ने, अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक बाबा फरीद, रामानंद, गुरु नानक, कबीर। तो संत कबीरदास की है। किसकी? संत कबीरदास की। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी या निराला। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो क्या बोलोगे? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। जायसी, सबको छोटी सी किताब है, सबको पता है जी। चित्तौड़ की रानी पद्मावती और राजा आपके रत्नसेन प्रेम कहानी पर आधारित है। आगे आते हैं। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताएं। काव्यारस, तो आप कहेंगे आचार्य दंडी जी के द्वारा। किसके? आचार्य दंडी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आचार्य दंडी जी के द्वारा। नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? कालिदास, विशाख दत्त, हर्षवर्धन, बाणभट्ट। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी रचनाएं हैं? तो आप कहेंगे हर्षवर्धन की। किसकी है? हर्षवर्धन की। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने, ठीक है ना। बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन। हुमायूं की जीवनी और तत्कालिक मुगल साम्राज्य के बारे में इन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा गया, आपके मिताक्षरा किसकी रचना है? बताएंगे। आप कहेंगे विज्ञानेश्वर जी की है। किसकी है? विज्ञानेश्वर की है।
कानूनी ग्रंथ मिताक्षरा की रचना 11वीं सदी में विज्ञानेश्वर द्वारा की गई थी, विज्ञानेश्वर जी के द्वारा। आगे, हाँ, कहा गया आपके मिताक्षरा का संबंध है किससे है, बोलो भाई, मिताक्षरा का संबंध किससे है? क्या बोलोगे? मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो हिंदू विधि से, किससे? हिंदू विधि से, ठीक है ना, हिंदू विधि से। ज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी दी गई थी, ये आपके याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका थी, ठीक है, जो आपके हिंदू विधि से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक, नृत्य। तो आप क्या बोलो? साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। वर्तमान में कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और किसे दिया गया है? बताएंगे। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? स्वामी राम भद्राचार्य जी, संस्कृत भाषा के लिए प्रदान किया गया था, ठीक है, याद रखना। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आप कहेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी को। किसको? विनोद कुमार शुक्ल जी को, विनोद कुमार शुक्ल जी को। ये कौन सा है? कुमार शुक्ल। 59वां था, ठीक है, 59वां था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसको? भारतीय भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, या फिर भारतीय भाषा के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, या आपके कहा गया नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु, किसको दिया जाता है? आप सही आंसर कमेंट करोगे तो आपके लिए एक पुरस्कार मिलेगा, यहां पर भी बताएंगे किसको दिया जाता है। तो आप कहेंगे भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 51 लाख, या जितनी भी है उतनी बताएं। तो क्या बोलोगे? अभी क्या हो गई है? 11 लाख। पहले कितना दिया जाता था? 7 लाख, सॉरी 7 लाख। अभी वर्तमान में कितना दिया जा रहा है? 11 लाख, ठीक है, ठीक है, 11 लाख रुपए, है ना। अभी और भी शायद बढ़ गई है, 17 लाख हो गई है क्या? बताएंगे आप लोग, 17 लाख, है ना, ठीक है। वर्तमान समय में ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्य को प्रदान की जाती है? बताएंगे। 11 लाख रुपए। कितनी? 11 लाख, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किए जा रहे हैं, किसकी याद में दिए जा रहे हैं? 1954, 1961, 1965, 1969। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? बताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? तो 1965 से, 1965 से, ठीक है। 1965 से प्रतिवर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार मुख्य रूप से साहू शांति प्रसाद जैन की याद में, साहू शांति प्रसाद जैन की याद में, ये भी याद कर लेना, पता ही ना हो कि किसकी याद में दिए जाते, उनके परिवार द्वारा स्थापित किया गया था। 1961 में इसका विचार आया। पहले प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, ठीक है, पहले प्राप्तकर्ता। ओके, 1965 में इसमें प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? प्लित्जर पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न, या ज्ञानपीठ? क्या बोलोगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या बोलेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो आप बोलोगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ओके, तो ये थे आपके 120 क्वेश्चन के अबव। अब नहीं है क्वेश्चन, बस यही लास्ट स्लाइड थी हमारी और आपके बीच की।
तो क्लास कैसी लगती है इसके बारे में एक कमेंट करो। कितने क्वेश्चन आपके 120 में सही हुए वो भी आप कमेंट करेंगे। साथ में आप लोग ये बताएं कि इस क्लास को शेयर क्यों नहीं करते हो, शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई, तो सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। चलो, तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, ऐसे ही जानदार शानदार क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपने इस चैनल को और आगे बढ़ाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डीसी क्लासेस या आपके अपने दुबई क्लासेस को जानदार शानदार तरीके से बढ़ाते चलो। चलिएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।